सुप्रभातम। ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप पूर्व से परिचित हैं कि हमारी जो शिक्षा शास्त्री अर्थात जो बीएड के अंतर्गत है, प्रथम वर्ष के अंतर्गत है, जो संस्कृत शिक्षण है, छठा प्रश्न पत्र उसकी इकाई चल रही है। उसी इकाई के अंतर्गत है आज की हमारी जो इकाई है वो है शिक्षण कौशल। तो ये जो इकाई है ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत मुख्य है। तो इसमें शिक्षण इकाई में मुख्यतः हम भिन्न भिन्न दार्शनिकों की जो भी परिभाषाएं हैं उनको पढ़ेंगे कि शिक्षा के संदर्भ में उनके क्या विचार हैं, उनको पढ़ेंगे। उसके पश्चात जो मुख्य रूप से जो चार जो हमारे कौशल है, शिक्षण कौशल, उन पर हम चर्चा करेंगे। उन कौशलों में पहला है प्रश्नोत्तर कौशल, दूसरा है व्याख्या कौशल, तीसरा दृष्टांत कौशल और चौथा जो है वह है श्यामपट कौशल। उससे पूर्व मैं आपको बताना चाहूँगा, जानकारी देना चाहूँगा कि यह जो संस्कृत शिक्षण है यह केवल शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम है, उसके अंतर्गत संस्कृत माध्यम से चलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सामान्य जो बीएड है उसमें ये नहीं चलता है। वहाँ पर क्या है कि शिक्षण कौशल वही है, परिभाषाएं वही हैं, दार्शनिक वही हैं, लेकिन वहाँ पर जो माध्यम है वो हिंदी हो जाता है। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आपको संस्कृत के साथ साथ इसकी हिंदी टीका वो भी बताई जाती है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें और पसंद करें। आज हम बात करते हैं शिक्षण कौशलों की। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि अखिल भूमंडले यत्र कुत्रापि निवसन्तः जनाः राजनेतारः शिक्षकाः वा शिक्षा इति शब्दस्य प्रयोगं कुर्वन्ति। भारतवर्षे तु प्राचीन कालात् आरभ्य एव शिक्षायाः प्रयोगः कृतः अस्ति। तत्र सर्वप्रथमं महर्षि मनुना स्वकीय ग्रन्थे मनुस्मृतौ उक्तं यत् एतद् देशस्य प्रस्तुतस्य सकाशात् अगमने स्वस्वचरित्रं शिक्षकेन पृथिव्याः सर्वे मानवाः। इसी प्रकार पाणिनि शिक्षायाम अपि कथितम अपि शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम ज्योतिषाम गतिः छंदो विरचितेषु अंगेषु षड् वेदः उच्यते। विष्णु पुराणे अपि उक्तम सा विद्याया विमुक्तये, अर्थात विद्या वही है जो व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करती है। विद्या वही है जो व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करती है। इसका तात्पर्य क्या है कि संस्कृत के जो भी आदि ग्रंथ हैं, जो भी बड़े बड़े ग्रंथ हैं, चाहे वो महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे अन्य कवियों के द्वारा रचित बड़े बड़े संस्कृत साहित्य के इतिहास के ग्रंथ हो, जिनमें भारतीय संस्कृति आदि की संपूर्ण जो जानकारी प्रदान की जाती है, तो उन ग्रंथों को पढ़कर उनमें निहित जो ज्ञान है उसको ग्रहण करके व्यक्ति मुक्ति को पा सकता है। प्राचीन काले शिक्षा विद्या इति शब्दद्वयं प्रचलितम् आसीत्। प्राचीन काल में विद्या और शिक्षा दो शब्द प्रचलित थे, जिसमें भर्तृहरेः नीतिशतकम् अपि कथयति। जैसा कि आपने पूर्व में भी, चाहे वो विद्या का महत्व हो, उसमें भी आपने वो श्लोक पढ़े हैं, जैसे विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यश सुखकरी विद्या गुरूणां गुरु विद्या बन्धुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसुपूज्यते न तु धनं विद्या विहीने पशु। उसी प्रकार ईशावास्योपनिषद है, उसमें भी विद्या अमृतम अश्नुते, इससे विद्या के महत्व का पता हमें चलता है। तो कह रहे हैं कि शिक्षाया उत्पत्ति ही शिक्ष धातु हो। शिक्षा की शब्द जो है उसकी उत्पत्ति है
वो शिक्ष धातु से हुई है। अस्य अर्थः विद्यायाः प्राप्ति अथवा ज्ञान से अर्जुनम अस्ति। इसका जो शाब्दिक अर्थ वो क्या है? विद्या की प्राप्ति या ज्ञान की प्राप्ति या ज्ञानार्जन। अतः एव उक्तम अस्ति यत् ज्ञानम मनुजस्य तृतीय नेत्र। ज्ञान जो है उसको मनुष्य का तृतीय नेत्र भी कहा गया है। एवं प्रकारेण भारतवर्षे बहुकालाद एव शिक्षा व्यवस्था प्रचलिता आसीत्। प्राचीन दार्शनिकाः शिक्षा शब्दस्य अर्थः एव स्वीकुर्वन्ति स्म। यथा केचन जनाः मतानुसारं सर्वप्रथमं अरस्तु महोदयः शिक्षा स्वस्थ शरीरे स्वस्थ मस्तिष्कस्य निर्माणं करोति। ये शिक्षा जो है वो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। ये परिभाषा किसने दी? अरस्तु महोदय ने। उसके बाद हम देखते हैं विवेकानंद महोदय की परिभाषा। तो वो कहते हैं कि वयम तस्याः शिक्षायाः आवश्यकताम् अनुभवामः यया चारित्रिक विकासः मनुष्यः शक्तेः प्रवर्धनं बुद्धेः विकासं च भवति तथा मानवः स्वकीयकार्याणि स्वयमेव कर्तुं समर्थो भवति। कहने का तात्पर्य क्या है? विवेकानंद कह रहे हैं कि हम उस शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव करते हैं जो जिससे चारित्रिक विकास, मन की शक्ति का बढ़ना, बुद्धि का विकास होता है तथा मनुष्य अपने स्वयं के कार्य वो स्वयं करने में समर्थ हो सके। उसी प्रकार अगले जो पाश्चात्य दार्शनिक आते हैं उनका नाम है हर्बर्ट महोदय। तो हर्बर्ट क्या परिभाषा दे रहे हैं कि शिक्षा नैतिक चरित्र से उचितः विकासः अस्ति। कि शिक्षा है वो नैतिक चरित्र का उचित विकास बताया गया है। फिर महात्मा गांधी आते हैं। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि शिक्षया मम अभिप्रायः बालकस्य मनुष्यस्य च शरीरस्य मस्तिष्कस्य आत्मनश्च सर्वोत्तम अंशस्य अभिव्यक्ति ही अस्ति। ये शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क, आत्मा का सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति बताया महात्मा गांधी ने। इत्थं प्रकारेण बहुनां विचारकाणां विचारान् ज्ञात्वा जिज्ञासा भवति यत् का नाम शिक्षा। इन सब जो विचारक हैं इनकी बातों को जान करके प्रश्न ये उठता है कि शिक्षा क्या है। शिक्षायाः कृते आंग्ल भाषायां तो बता रहे हैं कि शिक्षा के लिए आंग्ल भाषा में एजुकेशन इति शब्द प्रयुज्यते। एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। शब्दोऽयं लैटिन भाषाया एडुकेयर। वो लैटिन भाषा में जो शिक्षा का शब्द का अर्थ है वो है एडुकेयर इति शब्दात् निष्पन्नः अस्ति। एडुकेयर कहा जाता है लैटिन भाषा में और एजुकेशन कहा जाता है अंग्रेजी भाषा में। अस्य शब्दस्य अर्थ शिक्षित करना। एजुकेशन हो या एडुकेयर हो, इस शब्द का अर्थ क्या है? शिक्षित करना अथवा टू ब्रिंग फोर्थ। टू ब्रिंग फोर्थ कहने का तात्पर्य है कि अग्रे नयनम अर्थात शिक्षा बालकस्य अग्रे नयनम पुरोगति। ये शिक्षा वो मनुष्य का या बालक का वह नेत्र है जिस नेत्र से देखकर वह अपने उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता है। एजुकेशन इतस्य कृते एक अन्य शब्द है। एजुकेशन जो शब्द है इसके लिए एक अन्य शब्द का भी प्रयोग किया जाता है जिसे एजुकेटम इति अस्ति, जिसे एजुकेटम कहा जाता है। और इस शब्द का अर्थ क्या होता है? शिक्षण से कला अस्ति, कि शिक्षण जो है वो एक कला है। अर्थात शिक्षा प्रक्रियायाम अध्यापनम प्रशिक्षण कार्यं वा प्रचलति। शिक्षानां सा प्रक्रिया यत्र सुव्यवस्थित रूपेण
अध्यापन कार्यं प्रशिक्षण कार्यं प्रचलति। वर्तमान काले शिक्षायाः अनेकाः परिभाषाः विभिन्न विद्वद्भिः प्रस्तुताः। तासु काश्चन अधोलिखिताः प्रमुखाः विद्वांसः सन्ति। तेषु परिभाषा इयमस्ति। तो पहले जो दार्शनिक आते हैं उनका नाम है जॉन डीवी महोदय। तो जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा व्यक्तेः तासां सर्वासां योग्यतानां विकासो अस्ति। जॉन डीवी कह रहे हैं कि शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है, या भी जिसके माध्यम से सा वातावरणस्योपरि नियंत्रणस्य क्षमता प्राप्त होती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति इस वातावरण पर नियंत्रण की क्षमता को प्राप्त करता है तथा स्व संभावना पूर्णयन्ति, और अपनी सभी संभावनाओं को पूर्ण करता है। फिर अगले जो दार्शनिक हैं वो आते हैं डगलस महोदय। तो डगलस महोदय कह रहे हैं कि शिक्षा शब्द से प्रयोग है तानि सर्वाणि परिवर्तनानि अभिव्यक्त करणार्थम क्रियते। अर्थात शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सभी परिवर्तनों को व्यक्त करना है, यानी एकस्यां व्यक्तौ तस्याः जीवन काले भवति, जो एक व्यक्ति के जीवन काल में घटित होती है। फिर तीसरे जो दार्शनिक आते हैं उनका नाम है काल्सनिक महोदय। वो कह रहे हैं कि शिक्षा मानवस्य शक्तिनां निहित योग्यतानां व विकासो अस्ति, कि शिक्षा मनुष्य की शक्तियों और निहित योग्यताओं का एक विकास है। और ट्रोम महोदय आते हैं। तो ट्रोम महोदय कह रहे हैं शिक्षा नियंत्रित वातावरणे मानव विकासस्य एका प्रक्रिया वर्तते, कि शिक्षा जो है वो नियंत्रित वातावरण में मनुष्य के विकास की एक प्रक्रिया है। फिर आते हैं फ्रेडसन बता रहे हैं कि आधुनिक शिक्षाया संबंध, कि आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति समाजयोः कल्याणेन वर्तते। कि आधुनिक जो शिक्षा पद्धति है उसका संबंध व्यक्ति और समाज का कल्याण करना है। इस प्रकार से शिक्षा द्वयोः अर्थयोः प्रचलिता अस्ति। इस प्रकार से शिक्षा जो है वो दो अर्थों में प्रचलित है। पहली है व्यापक अर्थ है और दूसरी है संकुचित अर्थ। दो अर्थ बताए हैं, जिनमें पहली व्यापक अर्थ है और दूसरी संकुचित अर्थ है। अब शिक्षण में जो व्यापक अर्थ में शिक्षा है उसको किस प्रकार से बताया देखते हैं कि व्यापक अर्थ है शिक्षा एका प्रचलिता प्रक्रिया वर्तते। व्यापक अर्थ में शिक्षा जो है वो एक प्रचलित प्रक्रिया है। अर्थात मानव जन्मतः मृत्यु पर्यंतम, मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक यमकम अपि अधिगमम, जो कुछ सीखता है अनुभवम प्राप्नोति, और जो अनुभव करता है तत् सर्वम शिक्षायाः, वह संपूर्ण शिक्षा व्यापका अर्थ समाविष्ट है वर्तते। वह संपूर्ण शिक्षा वो व्यापक अर्थ में समाविष्ट होती है। इत्थम शिक्षायाः कार्यम आजीवनम चलति, और इस प्रकार से शिक्षा का कार्य जो है वो आजीवन चलता है, यानी मनुष्य अपने जन्म से मृत्यु पर्यंत संपूर्ण जीवन में जो कुछ भी सीखता है वो क्या है, शिक्षा है। अब ये बात थी व्यापक अर्थ की। अब हम शिक्षा को देखते हैं संकुचित अर्थ में। तो बता रहे हैं कि शिक्षाया संकुचिता अर्थ है बालकम विद्यालय दीयमाना शिक्षा आगच्छति। संकुचित अर्थ में बालक को जो विद्यालय में शिक्षा प्रदान की जाती है वो आती है, जहाँ पर निश्चित योजना अंतर्गत निश्चित समय निश्चित विधिना, जहाँ पर निश्चित योजना होती है, निश्चित समय होता है और निश्चित विधियाँ होती हैं, जिनके सहयोग से निश्चित प्रकारेण च दीयमानम, निश्चित प्रकार से दी जाने वाली ज्ञानम, निश्चित प्रकार से दिए जाने वाला जो ज्ञान है
वो संकुचितार्थे आगच्छति या आयाति, वो संकुचित अर्थ में आता है। शिक्षा प्राप्त्यर्थम प्रमुखम स्थान विद्यालय अस्ति। कह रहे हैं कि शिक्षा प्राप्त करने का जो प्रमुख स्थान है वो क्या है? विद्यालय है। अध्यापकेन ज्ञानम दीयते, जहाँ पर अध्यापकों के द्वारा ज्ञान दिया जाता है। अनया शिक्षा बालक पुस्तकानां माध्यमेन ज्ञानम प्राप्त होती, और वहाँ पर छात्र जो है वो पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। विद्यालयम पर्यंतम एव शिक्षा सीमिता न, विद्यालय के बाद भी शिक्षा सीमित नहीं है। शिक्षायाः कार्यं तु जीवनस्य प्रत्येकस्मिन् अवसरे दृश्यते, क्योंकि शिक्षा का कार्य तो जीवन के प्रत्येक अवसर पर देखा जाता है। जैसे जो जॉन डीवी महोदय हैं, उन्होंने शिक्षा को त्रिमुखी बताया है। जॉन डीवी महोदय ने शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया रूपे परिभाषिता, और उनमें है शिक्षक है, शिक्षार्थी, पाठ्य पुस्तक। त्रिमुखी जो बताया है वो तीन क्या क्या है? शिक्षा, शिक्षार्थी और पाठ्य पुस्तक। शिक्षक है, शिक्षार्थी, पाठ्य पुस्तक वस्तुन है ज्ञानम पठता। शिक्षक शिक्षार्थी को पाठ्य पुस्तक का जो ज्ञान है वो प्रदान करता है। शिक्षक छात्रयोः मध्य अंतःक्रिया होती है। शिक्षक और छात्र दोनों में के बीच में अंतःक्रिया होती है। यह छात्र है अधिगच्छति, जिसके अनुसार छात्र अपने मार्ग पर बढ़ता है या क्रियाएं करता है। शिक्षक अस्य अधिगमस्य कृते, शिक्षक इस अधिगम के लिए नूतन वैज्ञानिक विधिना उपयोगम करोति, नई नई जो वैज्ञानिक विधियां हैं जिनका शिक्षण कार्य में बड़ी रुचि के साथ कार्य करवाया जाता है, उन विधियों का शिक्षक प्रयोग करता है। विभिन्न कौशलानाम आधारेण, और उन विभिन्न कौशलों के आधार पर ही छात्रान पाठयति, छात्रों को पढ़ाता है। कौशलानाम माध्यमेन ज्ञान संपादनम व्यवस्थितम सफलम च भवति, क्योंकि कौशलों के माध्यम से जो ज्ञान संपादित किया जाता है वह व्यवस्थित और सफल होता है। अतः कथयितुं शक्यते यत्, हम कह सकते हैं कि अध्यापने प्रभाव उत्पादनाय, अध्यापक में प्रभाव का उत्पादन करने के लिए कौशलानि आवश्यकानि वर्तन्ते, कौशल आवश्यक होते हैं। कौशलेन कुशलता भवति। पठन शिक्षण क्षेत्रे तस्य शिक्षणस्य महत्वम् अधिकं वर्तते, यस्य सम्पादनं विभिन्न कौशलैः क्रियते। एतैः कौशलैः शिक्षणस्य विकासः भवति। कौशल संपन्न अध्यापकः छात्रासु कुशलताम् उत्पादयितुं समर्थो भवति। अब हम एनएल गेज महोदय हैं, उनके परिभाषा को देखते हैं इसके विषय में। तो कह रहे हैं कि शिक्षण कौशलस्य स्वरूपम इत्थम चिंतितम, के शिक्षण कौशलम सा विशिष्ट अनुदेशन क्रिया होती, कि शिक्षण कौशल है वह विशिष्ट अनुदेशन क्रिया प्रक्रिया है या अध्यापक, जो अध्यापक को निर्दिष्ट उद्देश्य नाम प्राप्त्यर्थम, निर्दिष्ट जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए कक्षा शिक्षण प्रयुज्यते, कक्षा शिक्षण में प्रयुक्त होती है। शिक्षण कौशलार्थम अध्यापकानां कृते शिक्षण बिंदूनां व्यवस्थित निर्धारणेन साकं विचार प्रकटनम छात्राणां पूर्व ज्ञानम आवश्यकम भवति। कहते हैं किसी भी कौशल में ज्ञान प्राप्ति के लिए या विशिष्टता प्राप्ति के लिए उसमें पूर्व ज्ञान का होना आवश्यक है। विक्के पासी महोदय ने उत्तम, विक्के पासी महोदय हैं वो भी बता रहे हैं कि स्व अनुसंधाने शिक्षण से कृते, अपने अनुसंधान में शिक्षण के लिए त्रयोदश कौशलानां विकास है कृत है, 13 प्रकार के कौशलों का विकास किया गया है। तेसु कौशलेषु, और उन कौशलों में चत्वारि कौशलानि प्रमुखानि वर्तन्ते, 4 कौशल प्रमुख हैं। और वो 4 जो कौशल प्रमुख हैं उनमें पहला आता है प्रश्नोत्तर कौशल, जिसे प्रश्न कौशल भी कहा जाता है।
फिर व्याख्या कौशल आता है, जिसमें अध्यापक के द्वारा व्याख्या के माध्यम से उस कौशल को संपादित किया जाता है। फिर आता है दृष्टांत कौशल। दृष्टांत का तात्पर्य कि उदाहरण कौशल के अध्यापक दृष्टांतों के माध्यम से अपने शिक्षण कार्य को पूर्ण करता है। और उसके बाद में आता है श्यामपट कौशल, जो एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण अंग बताया गया है कि इस श्यामपट कौशल के माध्यम से ही शिक्षक जो है वो अपने शिक्षण कार्य को रोचक बना सकता है। तो सबसे पहले जो कौशल आता है उसका नाम है प्रश्नोत्तर कौशल। तो प्रश्नोत्तर कौशल में शिक्षण प्रक्रियायाम प्रश्नानाम विशिष्ट स्थानं भवति। कहते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में जो प्रश्न है उनका विशिष्ट स्थान होता है। प्रश्न ही शिक्षक है विषय वस्तु स्पष्टीकरण से प्रयासम करोति, क्योंकि जो शिक्षक है वो प्रश्नों के माध्यम से ही अपनी जो विषय वस्तु है उसको स्पष्ट करने का प्रयास करता है। प्रश्न ही एवं शिक्षण छात्राणाम, और प्रश्न ही शिक्षण में छात्रों के लिए सुग्राह्य अवबोध से च ज्ञानम भवितुम अर्हति। छात्र इनका ज्ञान प्राप्त कर सकता है। शिक्षण से साफल्यम, शिक्षण की सफलता न्यूनादि रूपेण प्रश्न करने से कुशलताया ऊपरी निर्भरम करोति। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रश्नों के जो प्रकार हैं उनके बारे में चर्चा करना आवश्यक है। तो कह रहे हैं कि प्रश्नानि बहुनि प्रकाराणि वर्तन्ते, तथापि प्रश्न बहुत से प्रकार के होते हैं, फिर भी निम्नलिखित प्रकाराणि कथयितुं शक्यन्ते। निम्नलिखित प्रकार हम देख सकते हैं। उनमें पहला जो प्रकार है वो है स्मृत्यात्मक प्रश्न। एते प्रश्न छात्राणाम स्मृते आधारिता भवन्ति। ये जो प्रश्न होते हैं ये छात्रों की स्मृति पर आधारित होते हैं। दूसरी इसका भाग है वो है प्रस्तावनात्मक प्रश्न। प्रस्तावनात्मक प्रश्न है तो इसमें क्या है कि पाठ्य पुस्तक प्रारंभे छात्राणाम पूर्व ज्ञान से आधारित प्रश्न प्रस्तावनाया प्रश्न कथ्यन्ते। यानी छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर जिन प्रश्नों को प्रस्तुत किया जाता है वो प्रश्न प्रस्तावनात्मक प्रश्न कहलाते हैं। फिर आते हैं आवृत्त्यात्मक प्रश्न। इसमें पाठ से समाप्त, पाठ की समाप्ति पर पाठ से सफलता और पाठ की सफलता छात्राणाम उपलब्धि से, और छात्रों की उपलब्धि के ज्ञान के लिए आवृत्त्यात्मक प्रश्न पृच्छन्ते। आवृत्त्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आते हैं विचारात्मक प्रश्न। एते पाठ से मुख्य शिक्षण से ऊपरी। ये जो प्रश्न होते हैं ये पाठ के मुख्य शिक्षण के ऊपर आधारित होते हैं। जटिल प्रश्न भवन्ति, और ये जो प्रश्न है इनका जो प्रकार है वो जटिल है, कठिन है। इस प्रकार से विचारात्मक प्रश्न बहुविधा भवन्ति। विचारात्मक जो प्रश्न होते हैं वो बहुत से प्रकार के हैं, जिनमें से जो मुख्य हैं वो है बोध प्रश्न, फिर विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न, समस्यात्मक प्रश्न और उत्तराणाम आकार आधारित प्रश्न। उत्तरों के आकार के आधार पर प्रश्न। फिर आते हैं निबंधात्मक प्रश्न। उनमें हम देखते हैं कि नामना एव स्पष्टम जायते। इनके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि एतेषाम प्रश्नानाम निबंध रूपेण दीयते। इन प्रश्नों को निबंध के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। एते प्रश्न अभिव्यक्ति कौशलम, और इन प्रश्नों के माध्यम से अभिव्यक्ति कौशल और जो भाषा कौशल है वो शुद्ध होता है। यथा व्यक्तित्व से अर्थम स्पष्टयते तस्य महात्म्य से विभिन्न विधिनाम सविस्तार वर्णनम पूर्वतु। इस प्रकार से निबंधात्मक जो प्रश्न है वो प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न। एतेषाणाम प्रश्नानाम उत्तरम संक्षेपे एव। इन प्रश्नों का जो उत्तर है वो संक्षेप में होता है। एते प्रश्न कक्षा शिक्षण से प्राणा भवन्ति, और कह रहे हैं कि ये जो प्रश्न है ये कक्षा शिक्षण के प्राणभूत माने गए हैं, प्राण होते हैं। यथा उसके बाद में हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में एतेषाणाम प्रश्नानाम उत्तरम सूक्ष्मम निश्चितम च भवति। ये जो प्रश्न होते हैं वस्तुनिष्ठ, इनका जो उत्तर है वो सूक्ष्म और निश्चित होता है। एतैहि प्रश्नैहि अल्प समय, ये जो प्रश्न है
बहुत ही कम समय में अधिक ज्ञान से मूल्यांकनम भवति। इनसे अधिक अल्प समय में, कम समय में अधिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है। बहुविकल्प रिक्त स्थान पूर्ति इत्यादि प्रश्न भवन्ति। जब से बहुत से विकल्प होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन के उत्तर के रूप में हमारे पास सामने 4 विकल्प होते हैं, उनमें से एक विकल्प सही होता है, जिसका चयन हमें करना होता है। इसके बाद में हम देखते हैं प्रश्न करने से पूर्व ध्यातव्य वध्यातव्य बिंदव के प्रश्न करने से पूर्व दातव्य जो बिंदु हैं उनको देखते हैं। तो कह रहे हैं कि प्रश्न से भाषा स्पष्टा भवेत्। जो भी अध्यापक के द्वारा छात्रों से प्रश्न किया जाता है उसकी जो भाषा है वो स्पष्ट होनी चाहिए। उसके बाद में बता रहे हैं प्रश्न से आकार है दीर्घ न भवेत्। प्रश्नों का जो आकार है वो बड़ा नहीं हो। प्रश्नेषु विविधता भवेत्। प्रश्नों में विविधता होनी चाहिए। प्रश्नानाम पुनरावृत्ति न भवेत्। प्रश्नों की पुनरावृत्ति भी नहीं हो, यानी उसी प्रश्न को दोबारा नहीं पूछा गया हो। संपूर्ण कक्षायाम प्रश्नानाम वितरणम भवेत्। यानी प्रश्न संपूर्ण कक्षा से किए जाने चाहिए। प्रश्न से निश्चित उत्तरम भवेत्। प्रश्न का जो उत्तर है वो भी निश्चित हो। प्रश्न परस्पर संबंधिता भवेयुः। प्रश्न एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। एकस्मिन् समय एकम एव छात्र है प्रश्न है प्रष्टव्य। एक समय में एक ही छात्र से प्रश्न पूछना चाहिए। इस प्रकार से हमारा ये जो पहला कौशल था प्रश्नोत्तर कौशल वो पूर्ण होता है। और दूसरा जो कौशल है उसका नाम है व्याख्या कौशल। तो बता रहे हैं कि व्याख्यान विधि ही, तो व्याख्यान विधि है शिक्षण से प्राचीन विधि ही वर्तते। शिक्षण की प्राचीनतम विधि मानी जाती है। वैदिक काले ऋषयः अनेन एव विधिना शिक्षणम कुर्वन्ति स्म। बता रहे हैं कि प्राचीन काल में, जिसको वैदिक काल भी कहा जाता है, उस समय में ऋषियों के द्वारा इसी विधि के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाया जाता था। शिष्या और शिष्य श्रवण मनन आदि व्यासनम कुर्वता स्व अंश शंकानां समाधानम कुर्वन्ति। छात्र श्रवण और मनन करके अपनी शंकाओं का समाधान करते थे। विधि अस्मिन् अध्यापक से स्थानम प्रमुखम भवति। इस विधि में अध्यापक का जो स्थान है वो प्रमुख होता है। अस्मिन् शिक्षणे अध्यापक सक्रिय भवति। इस शिक्षण विधि में अध्यापक जो है वो सक्रिय होता है। छात्राः निष्क्रियाः भवन्ति। और छात्र निष्क्रिय श्रोता के रूप में होते हैं। तथापि फिर भी शिक्षणे अस्य प्रयोग है। शिक्षण कार्य में इसका प्रयोग विषय वस्तु न है व्याख्या करना है, स्पष्टीकरण च क्रियन्ते। विषय वस्तु और व्याख्या का स्पष्टीकरण करने के लिए व्याख्या जो विधि है उसका प्रयोग किया जाता है। इसके विषय में थॉमस एम रिस्क जो दार्शनिक हैं उनका क्या मत है देखिएगा। व्याख्यानम तेषाम तथ्यानाम सिद्धांतानाम। व्याख्यान जो है वो उन तथ्यों और सिद्धांतों का अन्य संबंधानाम स्पष्टीकरणम अस्ति। अन्य संबंधों से स्पष्टीकरण है। ज्ञान शिक्षक वांछति यत् तस्य श्रोतारः अवगच्छेयुः। केनापि प्रोक्तम। दूसरे कोई दार्शनिक वो कहते हैं पाठ योजनाया आत्मा व्याख्या। पाठ योजना की आत्मा किसे बताया गया है? व्याख्या को बताया गया है। काठिन्य निवारणम पाठ योजनाया सर्वोत्तमम बिंदु भवति। कि काठिन्य निवारण जो है वो पाठ योजना का सर्वोत्तम बिंदु बताया गया है। तस्य कृते पाठस्य व्याख्या होती। और उसके लिए पाठ की व्याख्या होती है। पाठस्य व्याख्यान बिना, क्योंकि पाठ की व्याख्या के बिना पाठ योजनाया उद्देश्यानां प्राप्ति न भवति। पाठ योजना के उद्देश्य होते हैं उनकी प्राप्ति नहीं होती है। अब बता रहे हैं कि व्याख्या व्याख्यानयोः, व्याख्या और व्याख्यान
के बीच में किंचित भेद वर्तते, कुछ भेद है। वो भेद क्या है वो देखिएगा। व्याख्या तो पाठांतर्गतानाम शब्दानाम, पाठ के अंतर्गत आने वाले शब्दों विभिन्न विधि भी, उन शब्दों का विभिन्न विधियों के द्वारा स्पष्टीकरणम एवं व्याख्यान, स्पष्टीकरण करना ही व्याख्यान कहलाता है। पाठस्य अविरल प्रबोधनम भवति। इसी संदर्भ में बता रहे हैं A.H. गार्लिक महोदय कह रहे हैं, व्याख्यान कौशलम शिक्षणे सा प्रक्रिया वर्तते, कि व्याख्यान कौशल शिक्षण में वह प्रक्रिया है यया जिसके माध्यम से शब्द समूह नाम कथना नाम से काठिन्यता दूरी भवति, ये शब्द समूह के कथनों की कठिनता दूर होती है। विविध विधिनाम प्रयोगेन पाठ आगतानाम कठिन शब्दानाम बोधनम भवति व्याख्यान कौशलम। अब व्याख्यान कौशलम कति विधम, व्याख्यान कौशल को कितने प्रकार का बताया गया है, इस विषय में हम देखते हैं कि पदच्छेद है, पदार्थोक्ति, विग्रहो वाक्य योजना, आक्षेपो अयम षड्विधम, समाधानम व्याख्यानम प्रीतम, यानी व्याख्या के 6 भेद बताए गए हैं। पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रह, वाक्य योजना, आक्षेप, इस प्रकार से आक्षेप, समाधानम, इस प्रकार से व्याख्या के 6 बताए गए हैं, प्रकार बताए गए हैं। तो कह रहे हैं व्याख्यान कौशलम प्राय, जो व्याख्यान कौशल है वो प्राय है सर्वे अपि पाठेषु प्रयुज्यते, सभी पाठों में प्रयुक्त होता है। अब हम देखते हैं कि व्याख्यान कौशल से गुणा, व्याख्यान कौशल के गुण, उनमें पहला गुण है व्याख्यान कौशलम सरलम बोधगम्यम च भवति, व्याख्यान कौशल सरल और बोधगम्य होता है। अनेन कौशलेन छात्रेषु तर्क, वाद विवाद, अभिव्यक्ति क्षमतानां विकासः भवति। अनेन अल्प समयेन अल्प परिश्रमेण च अधिक जनाः शिक्षितुं शक्यन्ते। इदं विषयवस्तु व्यापकं विस्तृतं कृत्वा बोधगम्यं करोति। अनेन शिक्षणस्य ज्ञानात्मक उद्देश्यस्य प्राप्ति ही सहजतया भवति। अब गुण के बाद में हम देखते हैं व्याख्यान कौशल से दोषा, व्याख्यान कौशल के दोष। तो पहला जो दोष है वो है व्याख्यान कौशलम एक पक्षीय, वो एक पक्षीय होता है। अध्यापक सक्रिय होते, केवल इसमें अध्यापक सक्रिय होता है और छात्र निष्क्रिय होते हैं। अनेन सिद्धांत पक्षस्योपरि बलम दीयते, ये सैद्धांतिक पक्ष पर ही बल देता है। प्राथमिक स्तर से कृते अनुपयुक्तता, प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए उपयुक्त है ये व्याख्या कौशल। छात्राः अवगच्छन्ति नैवा इति ज्ञानम नैव, कि छात्रों ने इसमें क्या सीखा क्या नहीं सीखा इस बात का ज्ञान नहीं हो पाता है। अत्र व्यक्तिगत भिन्नता नाम ध्यानम न दीयते, इसमें प्रत्येक छात्र की अलग अलग जो भिन्नताएं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। अब तीसरा जो हमारा कौशल आता है वो है दृष्टांत कौशल, जो परीक्षा की दृष्टि से भी मुख्य है। तो कह रहे हैं शिक्षण प्रक्रियायाम उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल से महत्वपूर्ण स्थानम वर्तते। शिक्षण प्रक्रिया में उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल का जो स्थान है वो प्रमुख माना जाता है। अनेन कौशलेन पाठ रुचिकर सुग्राह्य वर्तते या क्रियते, के अनेन इससे कौशल से पाठ है वो रुचिकर और सुग्राह्य होता है। दृष्टांता नाम माध्यमेन अध्यापक है, दृष्टांतों के यानी उदाहरणों के माध्यम से अध्यापक है। अमूर्त विषय वस्तु अवबोधयितुं समर्थो भवति, अमूर्त जो वस्तु होती है उसका ज्ञान करने में भी समर्थशाली हो जाता है। सूक्ष्म विषय से अवबोधम कठिन कार्यमस्ति,
सूक्ष्म सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना कठिन कार्य माना गया है, तथापि फिर भी उदाहरण ही तद विषय स्पष्ट क्रियते, उदाहरणों के माध्यम से उसको भी स्पष्ट किया जा सकता है। दृष्टांत कौशल से अपर नाम, दृष्टांत कौशल का जो दूसरा नाम है वो है उदाहरण कौशलम अस्ति, उदाहरण कौशल है। लेडन महोदय कथयति, इसके विषय में लेडन महोदय कह रहे हैं कि दृष्टांतेषु उदाहरणेषु वा न केवलं स्पष्टीकरणस्य क्षमता भवति अपितु ज्ञानम स्थायित्व प्रदानस्य क्षमता च भवति। दृष्टांत कौशलम नाम ज्ञातात् अज्ञातं प्रति, सरलात् कठिनं प्रति इत्यादि सिद्धांतानां समाहार है, अर्थात प्राप्त अनुभवानां रोचकतया विषय अनुसारेण प्रदर्शनम एवं दृष्टांत कौशलम। अब बता रहे हैं कि उदाहरण दृष्टांत तयोर मध्य किंचित भेद होता, उदाहरण और दृष्टांत में कुछ भेद होता है, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो कह रहे हैं उदाहरण तो कथन रूपे भवति, उदाहरण है वो कथन के रूप में होता है, परंतु दृष्टांत यथाशक्ति प्रदर्शनम अपि भवति, शक्ति के अनुसार प्रदर्शन होता है। दृष्टांत कौशले वाचिकांक्षी अभिनयम भवेत् तथा भाषा सरला सुबोधा च भवेत्। दृष्टान्तानां शिक्षणे विभिन्न विधया प्रयुज्यते, यतेषां प्रयोगं सार्थकं संपादयितुम् उदाहरणानां प्रयोगः क्रियते। अब हम देखते हैं प्रासंगिक दृष्टांत। तो यथा हिंदी शिक्षणे घर का वेदी लंका ढाए पंक्तिम इमाम स्पष्टीकरणाय रावणस्य भ्रातुः विभीषण से रामेण मैत्री प्रसंग है श्रावितव्य है। कह रहे हैं कि हिंदी शिक्षण में जिस प्रकार घर का वेदी लंका ढाए, इस पंक्ति को स्पष्ट करने के लिए रावण से भ्रातु, रावण के भाई जो विभीषण है, उनके रामायण मैत्री प्रसंग है, राम के साथ जो मित्रता है उसका प्रसंग हमें सुनाना चाहिए। तुलनात्मक दृष्टांत बता रहे हैं कि तुलनात्मक दृष्टांत से कृते, तुलनात्मक दृष्टांत के लिए विभिन्न विधया प्रयुज्यन्ते, विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। यथा समभाव पद्य माध्यमेन, विषय भाव माध्यमेन, विलोम शब्द माध्यमेन च विषय वस्तु स्पष्टीकरणीयम। भूगोल शिक्षणे पृथ्वी आकारे कंदुक सदृशी अस्ति। अब रोचक दृष्टांत की बात हम करते हैं। विषय स्पष्टीकर्तुम रोचक दृष्टांता प्रयुज्यन्ते, विषय को स्पष्ट करने के लिए और रोचक करने के लिए दृष्टांतों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण कथा माध्यमेन भावात्मक विषय स्पष्टीक्रियते, यथा गुरु दक्षिणा विषय एकलव्य, गुरु दक्षिणा के विषय में एकलव्य, आचार्य द्रोण इतस्य रोचक दृष्टांतस्य प्रस्तुतिकरणम भवेत्। इनका आदि का जो रोचक दृष्टांत को प्रस्तुत करना चाहिए। अब हम देखते हैं दृष्टानाम प्रकृति, दृष्टांतों की प्रकृति। तो उन्हें पहला है दृष्टांतः विषय संबद्ध भवेयुः, दृष्टांत हैं वो भी अपने विषय से संबंधित होने चाहिए। छात्राणाम मानसिकताया अनुकूला हो, छात्रों की मानसिक अनुकूलता के अनुसार हो। मनोरंजकताया आश्रय भवेत्, भाषा सरला बोधगम्या च भवेत्, जीवने संबंधा भवेयुः। और अंत में जो महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल है श्यामपट्ट कौशल, उसको हम देखते हैं। तो बता रहे हैं श्यामपट्ट है शिक्षण से एकम उपकरणम अस्ति, श्यामपट्ट है वो शिक्षण कार्य का एक उपकरण है। श्यामपट्टो अयम शिक्षण से अभिर्भवति, श्यामपट्ट वो शिक्षण का एक अभिन्न अंग माना गया है। शिक्षक से घनिष्ठ मित्रम भवति, और शिक्षक का घनिष्ठ मित्र होता है। अयम
सुलभ दृश्य साधन वर्तते, बड़ी सरलता के साथ और सरलता से उपलब्ध होने वाला साधन है। वयम अस्य कस्यापि कक्षस्य कल्पना न कर्तुं शक्नुमः अस्मिन् श्यामपट्टः न भवेत्। जिसमें कक्षा में श्यामपट्ट नहीं होता है, वहाँ पर अच्छे शिक्षण की हम संभावना भी नहीं कर सकते। श्यामपट्ट से प्रयोग है प्रत्येक अध्यापक करोति, श्यामपट्ट का प्रयोग प्रत्येक अध्यापक करता, परंतु अस्य उपयोग है प्रभावशाली रूपेण कर्तव्य। इसका उपयोग है वो प्रभावशाली रूप से करना चाहिए। आगे देखते हैं, स्टुक महोदय से कथनम अस्ति श्यामपट्ट लेखनम अध्यापक छात्रयोः मध्ये अंतः क्रिया भवति। स्टुक महोदय बता रहे हैं कि श्यामपट्ट का जो लेखन है वो अध्यापक और छात्र के बीच में अंतः क्रिया होता है। इसके माध्यम से विषय ग्रहण संयम होती है, उससे विषय ग्रहण करने में सहायता मिलती है। अब देखते हैं श्यामपट्ट की उपयोगिता। तो पहले जो उपयोगिता वह है श्यामपट्ट है विषय से मुख्य बिंदु नाम सूचना प्रदान सहायको होती। दूसरा है श्यामपट्ट विषय से व्याख्या विश्लेषणम संपादनम योगदानम ददाति। श्यामपट्ट प्रयोगेन शिक्षणम मनोवैज्ञानिकम भवति। श्यामपट्ट छात्राणाम अवधान केंद्रीकरणे सहायको भवति। शिक्षणे प्रयुक्तानां सामग्रीणां श्यामपट्ट सरल सुगम दृश्य साधनम अस्ति। अब कह रहे हैं श्यामपट्ट से प्रयोग है कि श्यामपट्ट का एक कुशल अध्यापक को किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। तो बता रहे हैं कि श्यामपट्ट प्रयोग समय ध्यातव्य बिंदव है। श्यामपट्ट का प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य जो बिंदु है वो क्या है। श्यामपट्ट से लेख सोपनम स्पष्टम च भवेत्। श्यामपट्ट पर किया गया जो लेख है वो सुंदर और स्पष्ट होना चाहिए। अक्षराणाम आकार है कक्षानुरूपम भवेत्। अक्षरों का जो आकार है छोटा और बड़ा वो कक्षा के अनुरूप होना चाहिए। श्यामपट्टस्योपरि सामग्री क्रमबद्ध भवेत्। श्यामपट्ट पर प्रस्तुत की गई जो सामग्री है वो क्रमबद्ध होनी चाहिए। अध्यापक है वाम भागे अवस्थिति ही भूत्वा। अध्यापक को हमेशा श्यामपट्ट के बाईं ओर खड़ा होकर के अपना अध्यापन कार्य करवाना चाहिए। येन छात्रा श्यामपट्टम पूर्णतः है, जिससे क्या होगा कि छात्र जो है वो श्यामपट्ट को पूर्ण रूप से अवलोकयितुं समर्थः भवेयुः, देख सकेंगे। शिक्षक है शिक्षण से श्याम समाप्तौ श्यामपट्टम मार्जयत्। अपना शिक्षण कार्य समाप्त करने के बाद में शिक्षक को जो श्यामपट्ट है उसका मार्जन करना चाहिए, यानी जो श्यामपट्ट पर लिखा है उसको मिटाना चाहिए। छात्रान अपि श्यामपट्टस्योपरि लेखनस्य अवसर है प्रदेया। छात्रों को भी श्यामपट्ट पर लिखने का जो अवसर है वो प्रदान करना चाहिए। तो इस प्रकार से परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई शिक्षण कौशलानी जो हमारी इकाई है वो विभिन्न दार्शनिकों के परिभाषाओं के अनुसार अपने जो भी संस्कृत साहित्य के या भारतीय संस्कृति में निहित जो ध्येय वाक्य हैं उनके और 4 जो हमारे शिक्षण कौशल हैं, प्रश्नोत्तर कौशल, व्याख्या कौशल, दृष्टांत कौशल और श्यामपट्ट कौशल, इस प्रकार से पूर्ण होते हैं। आप सभी चाहे शिक्षा शास्त्री के छात्र हो चाहे बीएड के छात्र हो, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि ये आपके जीवन में आगे अधिक से अधिक काम आने वाले हैं। तो आप इसी प्रकार अध्ययन करते रहे और अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद।